सो आज हम लोग ये जो पूरा एक्ट है, ट्रेड यूनियन लॉ है, जो ट्रेड यूनियन एक्ट है 1926 का, उसको कंप्लीट करने की पूरी कोशिश करेंगे और होना ही चाहिए बिकॉज हमारे पास इतना टाइम नहीं है. विद दिस वी विल बी एबल टू कंप्लीट वन इम्पॉर्टेंट एक्ट. Trade union. The concept of trade union is a complete institution which has many aspects. It has economic aspect, it has psychological aspect because it deals with the actual staff, actual employees, actual employers. तो साइकोलॉजिकल फैक्टर भी है उसमें. सोशियोलॉजिकल, फर्स्ट वाला इकोनॉमिक था. इकोनॉमिक तो है ही ऑफ कोर्स बिकॉज इट रिलेट्स विथ monetary matters also. So it's economic, it's psychological, it's sociological. It sees के sociologically भी किसी के साथ जो अन्याय है वो ना हो. And political, it involves politics also. All these characteristics differ from country to country. Now definition, this definition is important. ये 2019 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि ट्रेड यूनियन का जो डेफिनेशन है वो कौन से ऑथर ने दिया था. तो द नेम ऑफ दिस इज सिडनी एंड वेब्स. A trade union is a continuous association of wage earners for purpose of maintaining and improving the conditions of their working lives. उनकी वर्किंग लाइफ्स को इम्प्रूव करने के लिए और मेंटेन करने के लिए जो एसोसिएशन बनी, जो यूनियन बनी, उसको ट्रेड यूनियन बोलते हैं. नाउ ट्रेड यूनियन इज वॉलेंटरी, इट्स नॉट मैंडेटरी, ये कंपलसरी नहीं है. एंड इट्स अ कंटिन्यूस एसोसिएशन. इट डज नॉट डिजॉल्व अनलेस अदरवाइज डिजॉल्व बाय द कंपनी और द रजिस्ट्रार. वो अपने आप से डिजॉल्व नहीं हो जाएगी. किसी एक मेंबर के एक्सपायर होने से, किसी 100 मेंबर के एक्सपायर होने से भी एसोसिएशन जो है, ये जो ट्रेड यूनियन एसोसिएशन है, वो डिजॉल्व नहीं होगी. इट्स अ कंटिन्यूस एसोसिएशन. द ट्रेड यूनियन ऑब्जेक्ट इज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस. बेसिक ये जो बना था तो मेन उसका बेसिक ऑब्जेक्ट है इज टू मेंटेन एंड इम्प्रूव द वर्किंग कंडीशंस. नाउ इंडियन ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 defines a trade union as, trade union means any combination whether टेम्पररी और परमानेंट. ऐसी भी ट्रेड यूनियंस बनती थी पहले जो टेम्पररी पीरियड के लिए होती थी, क्योंकि वो जो काम था, से फॉर एग्जांपल कहीं कंस्ट्रक्शन चलने वाला है और उनको पता है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है, ये जो रोड का, मेट्रो का कंस्ट्रक्शन है या कोई भी कंस्ट्रक्शन है, इट इज़ गोइंग टू टेक नॉट मोर देन 2 years. तो वो 2 years के कॉन्ट्रैक्ट का काम होगा. तो उसकी जो एसोसिएशन होगी वो पहले से ही फ्रेमवर्क में होगी कि दिस इज़ टेम्पररी, दिस विल लास्ट टिल द, जो जब तक उनका एम्प्लॉयमेंट चलेगा तब तक ये यूनियन होगा. तो इट कैन बी टेम्पररी, इट कैन बी परमानेंट, formed primarily for the purpose of regulating the relation between the workmen and employers. जो काम कर रहे हैं और जो employers हैं उनके बीच में जो relation है वो, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, आपस में वर्कमैन के भी डिस्प्यूट्स ना हो, वो रिलेशन को मेंटेन करने के लिए. एंड बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयर्स, देयर कुड बी वेरियस डायरेक्टर्स इन कंपनी. तो उनके आपस में भी कोई डिस्प्यूट ना हो, तो दैट ऑल्सो कम्स अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट 1926. दिस इज द डेफिनेशन. वो डिटेल में आप लोग पढ़ लेना. वी हैव टू कंप्लीट दिस फास्ट. ट्रेड यूनियन एक्ट इज अ वाइडर इन पर्सपेक्टिव because it used the terms combination instead of association. ट्रेड यूनियन जो है वो वाइडर पर्सपेक्टिव है बिकॉज इसमें कॉम्बिनेशन है, बिकॉज इसमें बहुत सारी चीज़ें आती है. इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड कि सिर्फ एसोसिएशन है, लोगों का साथ में मर्जर है, बहुत सारे लोग मिलके कलेक्टिवली स्ट्राइक करेंगे, बस वही एसोसिएशन है और वही ट्रेड यूनियन है, ऐसा नहीं है. इट्स अ कॉम्बिनेशन. हम लोग आगे देखेंगे कि क्या है. अब जब ये ट्रेड यूनियन इनिशियली आ रहा था तो उनके लिए हर्डल ये था कि डॉक्ट्रीन ऑफ कॉन्स्पिरेसी. द वर्ड डॉक्ट्रीन जो है वो लॉ स्टूडेंट्स को पता होना चाहिए, हम सबको पता होना चाहिए. तो डॉक्ट्रीन इज़ अ सेट ऑफ बिलीफ जो हम पहले से ही बिलीव करके रखते हैं. डॉक्ट्रीन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, कॉन्स्पिरेसी हम सबको पता है कि कुछ गलत करना, कुछ प्लानिंग करना, ऐसा कि कुछ इलीगल करना है, कुछ ऐसी चीज़ करनी है जो सही नहीं है. तो ये हर्डल था ट्रेड यूनियन के लिए बिकॉज
लोगों को, जो भी ट्रेड में इन्वॉल्व थे, जो कॉरपोरेट में इन्वॉल्व थे, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन में इन्वॉल्व थे, उनको ऐसा लगता था कि अगर ट्रेड यूनियन बनेगी तो ये लोग सीक्रेटली प्लान करेंगे फॉर समथिंग इलीगल, मतलब कॉन्स्पिरेसी करेंगे। तो इस चीज़ का डॉक्ट्रीन था, मतलब ये सेट ऑफ बिलीफ था। देयर वॉज अ डॉक्ट्रीन ऑफ कॉन्स्पिरेसी वॉज द बिगेस्ट हर्डल फॉर establishing trade union in India. Since it is done by group of people, it render an act which is क्रिमिनल हो सकता है। लोगों को लगता था कि ये लोग क्या करेंगे कि स्ट्राइक करेंगे, अनड्यू एडवांटेज लेंगे, सब एक साथ हो जाएंगे। तो द ट्रेड यूनियंस वर मीन्ड फॉर कॉजिंग रेस्ट्रेंस ऑफ ट्रेड, वो ट्रेड में बाधा डालते थे ट्रेड यूनियंस। जो रजिस्टर नहीं थे, पहले तो ट्रेड यूनियन एक्ट ही नहीं था, ऐसा कोई रजिस्ट्रेशन ही नहीं था, लेकिन उसके बाद जब उतना नहीं था फिर भी दे वर टेकिंग अनड्यू एडवांटेज ऑफ दिस थिंग। तो ट्रेड यूनियंस वर लुक्ड अपॉन फ्रॉम वेरी बिगिनिंग एज अ प्राइमा फेसी इलीगल बॉडीज। लोगों को यही लगता था कि ये इलीगल बॉडीज है, गुंडे टाइप लोग हैं जो आके हमको धमकाएंगे, इसका सैलरी क्यों नहीं दिया, इसका ग्रेचुटी क्यों नहीं दिया, जो भी हो। मतलब आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जाम्पल। द अर्लियर थियरी वॉज दैट दे ऑर्गेनाइज फॉर डूइंग समथिंग कॉन्स्पिरेसी। उनको लगता था कुछ तो ये लोग कॉन्स्पिरेसी करेंगे, इनको यूनियन बनाने मत दो, आइदर वो स्ट्राइक करेंगे, कुछ भी ऐसा करेंगे। Second hurdle for trade union was doctrine of restraint of trade. Doctrine, I told you, it's a set of belief. Already सबको ये belief था कि they will restrain of trade. Trade को रोकेंगे, रोक सकते हैं. They will keep something under their control. क्योंकि अगर सारे वर्कर एक साथ स्ट्राइक पे चले जाएंगे, सारे वर्कर एक साथ बोलेंगे कि हमें इतना बोनस चाहिए, नहीं तो हम लोग काम नहीं करेंगे, तो उनको पता है कि ट्रेड पे इफेक्ट होगा। तो ट्रेड पे रेस्ट्रेन ना हो, डॉक्ट्रिन ऑफ रेस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वॉज द अनदर बिग हर्डल फॉर द ग्रोथ ऑफ ट्रेड यूनियन ड्यूरिंग द 19th सेंचुरी। एंड थर्ड हर्डल, 3 हर्डल थे। फर्स्ट डॉक्ट्रिन ऑफ कॉन्स्पिरेसी, उनको लगता था कि ये लोग सब मिलके अगर साथ में जोड़ेंगे तो कुछ ना कुछ तो इलीगल सोचेंगे, एक साथ मिलके कॉन्स्पिरेसी करेंगे। सेकंड कि ट्रेड में बाधा डाल सकते हैं ये लोग, ऐसा बिलीफ था। दैट इज डॉक्ट्रिन ऑफ रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, कहीं ना कहीं ट्रेड हमारा उनकी वजह से रुक सकता है। एंड थर्ड पॉइंट, इफ लेजिटिमेट इंटरेस्ट आर नॉट इन्फ्लिक्टेड विदाउट जस्टिफिकेशन। हो ऐसा भी हो सकता है कि वो विदाउट जस्टिफिकेशन कुछ भी मांगे, विदाउट एनी जस्टिफाइड, विदाउट एनी जस्टिस, विदाउट एनी रीजनेबल थिंग, वो लोग अगर कुछ भी अनजस्ट मांगे तो, एंड बैड फेथ हो, कुछ किसी का अनड्यू एडवांटेज ले रहे हो, एंड ऑब्जेक्ट इज टू हार्म अदर्स। ऐसा भी ऑब्जेक्ट हो सकता था ट्रेड यूनियन का कि वो किसी एक बड़ी अच्छी कंपनी जो चल रही है उसको डीफेम करे, बदनाम करे, बाहर स्ट्राइक पे बैठे कुछ भी ऐसे डीफेम करे, उसका नाम खराब करे। तो टू हार्म अदर्स वॉज ऑल्सो द बिग हर्डल फॉर ट्रेड यूनियन। इन 1918 इंडियाज फर्स्ट ट्रेड यूनियन जो बनी वो थी मद्रास लेबर यूनियन, वॉज फाउंडेड बाय पी वाडिया who had sympathy for working class। तो अगर ये क्वेश्चन आया कि फर्स्ट जो ट्रेड यूनियन बनी वो कब बनी, तो 1918 में बनी और उसका नाम था मद्रास लेबर यूनियन एंड वॉज फाउंडेड बाय पी वाडिया। तो दिस वॉज द फर्स्ट सिस्टमेटिक अटेम्प्ट ऑफ ट्रेड यूनियन विथ रेगुलर मेंबरशिप, जिसमें मेंबरशिप फीस थी, रिलीफ फंड था, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम है कुछ है तो देयर वॉज अ रिलीफ फंड अवेलेबल। दिस मूवमेंट वॉज कन्फाइंड, ये जो मूवमेंट थी मद्रास लेबर यूनियन वो कन्फाइंड थी, मतलब रेस्ट्रिक्टेड थी। सिर्फ कौन से स्टेट्स पे चल रही थी वो, बॉम्बे, अभी जो मुंबई है, अहमदाबाद एंड मद्रास। तो जहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री थी, बेसिकली ये जो मद्रास लेबर यूनियन बना वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए ही बना था इन 1918। इन 1947 ऑनवर्ड्स दिस फेज, द फेज वॉज द गोल्डन एरा फॉर ट्रेड यूनियन इन इंडिया। ट्रेड यूनियन के लिए 1947 के बाद एक अच्छा भविष्य आया जिसमें बहुत सारे स्कोप, उसके गोल्स, उसके मेथडोलॉजीज, उसके रेगुलेशंस सब फ्रेम हुए। तो स्कोप वॉज अ स्पेसिफिक फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वर्कर्स ऑफन विद इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री और अ ट्रेड। ये क्या था, एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के लिए एक पर्टिकुलर यूनियन बनती थी। फॉर एग्जांपल जैसे हमने देखा कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फिर स्टील इंडस्ट्री की एक यूनियन होती थी, वैसा था। गोल्स प्राइमरीली फोकस्ड ऑन इमीडिएट प्रैक्टिकल इश्यूज फॉर इट्स मेंबर। जो भी उसके मेंबर्स हैं
उनके लिए इमीडिएट कुछ रिजॉल्व करना है, उनका प्रैक्टिकल कुछ इशू है, आपस में वर्कर्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम है उनको, अगर किसी को लीव नहीं मिल रही है, ऐसे छोटे छोटे इश्यूज से स्टार्ट होता है, सच एज नेगोशिएटिंग पे बेनिफिट्स। अगर किसी को ग्रेचुटी नहीं मिल रही है, अगर किसी को हाउस रेंट अलाउंस नहीं मिल रहा है, हाउस रेंट अलाउंस इसमें नहीं आता है, आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल कि कोई भी पे रिलेटेड बेनिफिट जो है उसको नेगोशिएट करने के लिए ट्रेड यूनियन आती थी। मतलब ट्रेड यूनियन का प्रिसाइजली मतलब ये है कि जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ अन्याय ना हो, फेयर ट्रीटमेंट हो उनके साथ, एंड रिजॉल्विंग डिस्प्यूट्स। अगर कोई डिस्प्यूट्स है उनके बीच में विथ मैनेजमेंट के साथ, उनका कुछ डिस्प्यूट है, किसी को बोनस नहीं मिला है, किसी को जो वॉलंटरी रिटायरमेंट नहीं मिल रही है, लॉ के हिसाब से मिलनी चाहिए, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो उसमें, और वेलफेयर एक्टिविटीज़ हैं, अगर कहीं कोई कंपनी में कोई वेलफेयर एक्टिविटीज़ नहीं होती है तो वो भी ट्रेड यूनियन टेक केयर ऑफ दिस थिंग। एंड मेथड्स रिलाइज ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग, ये मेन इंपॉर्टेंट टर्म है कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो हमको आगे आएगा डेफिनेशन में, और जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन में आया है। कलेक्टिव बार्गेनिंग, एक्चुअली कलेक्टिव बार्गेनिंग मतलब कलेक्टिवली एक बंदा अपने लिए लड़ेगा, उससे अच्छा पूरी टीम उस एक बंदे के लिए या सबके लिए लड़ेगी, तो वो कलेक्टिवली जो बार्गेनिंग हम कर पाते हैं, दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग एंड दैट इज़ वेरी इफेक्टिव। तो ट्रेड यूनियन का मकसद ही ये है कि इट रिलाइज ऑन कलेक्टिव बार्गेनिंग, रिप्रेजेंटिंग मेंबर्स इन डिस्प्यूट्स। जो भी डिस्प्यूट में मेंबर्स हैं उनको रिप्रेजेंट करके ट्रेड यूनियन उनके बिहाफ पे कलेक्टिवली बार्गेन करती है। बार्गेन करना, इट्स नॉट ओनली अबाउट बार्गेनिंग ऑन द टर्म्स ऑफ मनी, इट बार्गेन्स अबाउट वेरियस थिंग्स, नेगोशिएट करते हैं ऑन लीव्स पार्ट, अगर किसी को लीव नहीं मिल रही है, या कुछ और बहुत सारे पॉइंटर्स हैं जिसके लिए ट्रेड यूनियन कलेक्टिवली बार्गेन करती है विद द अथॉरिटी, विद द मैनेजमेंट। स्ट्रक्चर फॉर्मल एंड ऑर्गेनाइज्ड होता है, उसमें इलेक्टेड ऑफिशियल्स होते हैं, हैविंग लीगल रिकॉग्निशन, उसको एक लीगल रिकॉग्निशन है अंडर द ट्रेड यूनियन एक्ट। नाउ द क्रिटिसिज्म ऑफ द ट्रेड यूनियन ये है, अगर क्रिटिक्स जो है वो ट्रेड यूनियन के लिए उनका ये कहना है कि इट्स लिमिटेड टू फ्यू एस्पेक्ट्स, नॉट फॉर लार्जर एस्पेक्ट्स ऑफ बिग ऑर्गेनाइजेशन। जो बहुत बड़े ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ट्रेड यूनियंस इतने इफ़ेक्टिव नहीं है। जो ऑल ओवर दी से फॉर एग्जांपल एमएनसीज है जो वर्ल्ड वाइड फैले हुए हैं, जिनके एम्प्लॉयज़ जिनका स्टाफ इंडिया में है, इंडिया में तो है ही, पैन इंडिया लेवल पे बेंगलोर, मुंबई, कोचीन, कलकत्ता सब जगह है, उसके अलावा वर्ल्ड में भी है उनके ऑफिसेस, कनाडा, सिंगापुर, यूएसए, कहीं भी। तो ऐसे बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसके पास लिमिटेड एस्पेक्ट्स हैं। सेकेंड क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेड यूनियन ये है कि पर्सनल बेनिफिट टू लीडर्स, इट इज़ पॉसिबल दैट लीडर्स आर गेटिंग अनड्यू एडवांटेज, जो भी लीडर्स होते हैं उसके यूनियन के, वो अपने लिए ज़्यादा बेनिफिट ले सकते हैं। मिसयूज़ ऑफ स्ट्राइक, ये लोग डराते हैं, फ्राइटन, दे फ्राइट जो भी मैनेजमेंट है, जो अथॉरिटीज़ है, उनको स्ट्राइक का मिसयूज़ करते हैं ये लोग कि हम लोग स्ट्राइक करेंगे। एंड इट इज़ डिफ़िकल्ट टू चेंज द मेथोडोलॉजी। एक बार अगर एक कंपनी में ट्रेड यूनियन बन जाती है, उसका रूल्स, उसका फ्रेमवर्क, उसका रेगुलेशन बन जाता है, तो उसका मेथोडोलॉजी चेंज करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो दीज आर द क्रिटिक्स, ड्रॉबैक्स ऑफ ट्रेड यूनियन। नाउ ट्रेड यूनियन राइट्स इन इंडिया, वो आता है आर्टिकल 19 में ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ आवर कंट्री। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 19 नंबर आर्टिकल में ट्रेड यूनियन राइट्स दिए गए हैं। The very first right is right of freedom of speech and expression. ट्रेड यूनियन को राइट है कुछ भी फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, विच इंक्लूड्स, अभी ये एक अलग चीज़ है, विच इंक्लूड्स राइट ऑफ पिकेटिंग। पिकेटिंग मतलब प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट करने का राइट भी ट्रेड यूनियन के पास है। मतलब ट्रेड यूनियन अगर प्रोटेस्ट कर रही है तो उसका वो लीगल राइट है एज पर आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। दे विल नॉट बी सेंड टू प्रिजन फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग कि यू आर डूइंग पिकेटिंग। राइट्स रिगार्डिंग फॉर्मेशन एंड रजिस्ट्रेशंस, जो आर्टिकल 19 है उसमें ट्रेड यूनियन के फॉर्मेशन और रजिस्ट्रेशन के राइट्स और फॉर्म्स और रेगुलेशंस दिए हैं।
एंड राइट्स रिगार्डिंग रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन बाय एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयर्स को ट्रेड यूनियन को सीरियसली लेना है, ट्रेड यूनियन को रिकॉग्नाइज करना है, कंसिडर करना है, दे कैन नॉट इग्नोर एनीथिंग विच इज़ गिवन बाय ट्रेड यूनियन। तो ये ट्रेड यूनियन का राइट है कि एम्प्लॉयर्स उनको सीरियसली लेंगे, उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, उसको कंसिडर करेंगे। राइट्स रिगार्डिंग कलेक्टिव बार्गेनिंग, जो कलेक्टिवली ट्रेड यूनियन ऑन बिहाफ ऑफ एनी पर्सन फ्रॉम देमसेल्फ, एनी मेंबर ऑफ दैट कंपनी, उसके बिहाफ पे कलेक्टिव बार्गेन कर सकता है और कलेक्टिव एक्शंस भी ले सकते हैं। Rights regarding conduct and functioning of trade unions, how the trade union will function and how it will be conducted, when meetings will be done, ये सारे जो rights हैं वो आर्टिकल 19 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए गए हैं, and other miscellaneous rights. Now fundamental right to form a trade union under article 19(1)(c) of constitution of India, it is a fundamental right to form a trade union, कोई भी मेंबर्स मिलके ट्रेड यूनियन बना सकते हैं, दैट इज़ अंडर आर्टिकल 19(1)(c) ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बट ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है वो सेक्शन 8 में होता है। तो सेक्शन 8 में रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन है। अभी अगर किसी को रजिस्ट्रेशन करना है ट्रेड यूनियन की, तो उसके लिए कितने मेंबर्स की रिक्वायरमेंट है? इट इज़ 7 और मोर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन अंडर ट्रेड यूनियन एक्ट 1926। अगर किसी को ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 में रजिस्टर करना है खुद को एज अ ट्रेड यूनियन, तो आप मिनिमम 7 लोग होने चाहिए, 7 और मोर मेंबर्स, उसी ट्रेड यूनियन के मेंबर्स जो खुद को बोलते हैं कि हम इस यूनियन के मेंबर्स हैं, ऐसे 7 लोग, 7 और मोर कैन अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन। बट वन इम्पॉर्टेंट कंडीशन इन दैट कि 10% और 100 वर्कर्स, विच एवर इज लेस, 10% और 100 वर्कर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी कंपनी में 1000 वर्कर्स हैं तो उसका 10% दैट इज़ 100। तो हमारे एग्जाम्पल में तो 100 ही आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम सब पकड़ते हैं कि 700, अगर किसी कंपनी में 700 वर्कर्स हैं तो उसका 10% दैट इज़ 70। तो 70 और 100 विच एवर इज़ लेस, उतने मेंबर रेडी होने चाहिए टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन, 70 और 100 विच एवर इज़ लेस। लेकिन एप्लीकेशन को साइन करने के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स आर रिक्वायर्ड, जो हमने पढ़ा, 7 और मोर मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन में अप्लाई फॉर रजिस्ट्रेशन अप्लाई करने के लिए। बट 10% और 100 वर्कर्स शुड एग्री टू फॉर्म अ ट्रेड यूनियन। तो यूनियन मस्ट इंक्लूड यूनियंस रूल्स एंड डिटेल्स। जो यूनियन एप्लीकेशन हम देंगे उसमें यूनियन के रूल्स होने चाहिए, कौन से पैरामीटर्स पे आपको ट्रेड यूनियन बनाना है, कौन सी इंडस्ट्री को आप बिलोंग करते हो, डिटेल्स ऑफ पर्पसेस, व्हाट इज़ द पर्पस, एंड मेंबरशिप डिटेल्स। और एक बात है कि ये बोला गया है कि एटलीस्ट 7 मेंबर्स होने चाहिए ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन। फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसमें 10 मेंबर्स है ऑन द डेट ऑफ एप्लीकेशन, लेकिन जब तक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस दिन सर्टिफिकेट मिलेगा, सर्टिफिकेट मिलते मिलते उसमें से 9 लोग निकल गए, तो भी उस कंपनी को ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा, उस ट्रेड यूनियन को ट्रेड यूनियन का रजिस्ट्रेशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो द आंसर इज नहीं मिलेगा। रीज़न बीइंग कि लॉ सेज कि ये तो फिर सब लोग यही करेंगे ना, एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन बहुत सारे मेंबर्स दिखा देंगे कि उनको तो वैसे भी मिनिमम 7 चाहिए, वो 10 दिखा देंगे, एंड देन बाय द टाइम रजिस्ट्रेशन मिलेगा तब तक वो सारे मेंबर रिज़ाइन कर चुके होंगे और ओनली एक ही मेंबर बचा होगा या 2 ही मेंबर बचे होंगे। तो दैट डजंट फॉल अंडर द क्राइटेरिया। व्हाट इट सेज कि हाफ ऑफ द मेंबर्स, जितने भी टोटल मेंबर्स थे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, उसके हाफ तो होने चाहिए उसमें। मतलब अगर हमारे एप्लीकेशन के, हमारे एग्जाम्पल में एप्लीकेशन के टाइम पे अगर 10 मेंबर्स थे, तो बाय द टाइम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज गिवन एटलीस्ट 5 मेंबर्स उसमें होने चाहिए। चलो 7 नहीं हुए तो कुछ नहीं, एप्लीकेशन के टाइम पे तो 7 चाहिए, दैट इज़ कंपलसरी। लेकिन बाय द टाइम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज जब मिलता है, इट इज़ रिसीव्ड, तब तक जो भी नंबर ऑफ आपके मेंबर्स हैं उसका हाफ होना चाहिए। ओके, आफ्टर ऐसे कुछ ट्विस्ट होके नॉर्मल MCQ आ सकता है, एक या 2 मार्क का। आफ्टर एग्जामिनिंग
the application and ensuring the compliance, the registrar grants a certificate of registration. अब ये एप्लीकेशन करते किसको है? हम लोग रजिस्ट्रार को करते हैं, और सर्टिफिकेट देता कौन है? रजिस्ट्रार देता है. अब ये रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करता है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है. अब ये अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या है? तो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सेक्शन 2 में आता है. वो ये बोलता है कि अगर ट्रेड यूनियन एक पर्टिकुलर स्टेट में है तो स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी रजिस्ट्रार को. अगर कोई ट्रेड यूनियन बहुत सारे स्टेट्स में रेगुलेट करने वाली है, मतलब अगर उनका जो ट्रेड यूनियन के जो मेंबर्स है वो दिल्ली में भी है, मुंबई में भी है, बेंगलोर में भी है, पूना में भी है, अहमदाबाद में भी है, सब जगह है, बहुत सारे स्टेट्स में है, तो ऐसे केसेस में अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू चूज द रजिस्ट्रार विल बी सेंट्रल गवर्नमेंट. सी, अभी ट्रेड यूनियन का जो सर्टिफिकेट है, ट्रेड यूनियन का जो रजिस्ट्रेशन है, वो करेगा रजिस्ट्रार. अब रजिस्ट्रार को कौन अपॉइंट करेगा? अथॉरिटी, गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. अब अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट एज पर सेक्शन 2 क्या है? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट वो है इन केस ऑफ स्टेट, एक ही स्टेट में ट्रेड यूनियन है तो स्टेट गवर्नमेंट बहुत सारे स्टेट्स में है, मोर देन 1 स्टेट में है वो ट्रेड यूनियन, तो सेंट्रल गवर्नमेंट. ठीक है, तो ये रजिस्ट्रार जो है, अपॉइंटमेंट ऑफ रजिस्ट्रार इज बाय द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट shall appoint a person to be the registrar of trade union for each state. हर स्टेट के लिए एक एक रजिस्ट्रार होगा. रजिस्ट्रार इज अपॉइंटेड एज आई, रजिस्ट्रार जो है वो अंडर सेक्शन 3 में अपॉइंट होता है, और सेक्शन 2 इज फॉर अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट. In relation to trade union, the registrar for the state in which the head or register office, अभी कैसा होगा इसमें कि रजिस्ट्रार ऑफिस कहाँ, अभी मुझे अगर रजिस्टर करना है ट्रेड यूनियन को, तो मैं कहाँ रजिस्टर करूँगी? जहाँ पे मेरे ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस है. अगर मेरे ट्रेड यूनियन का हेड ऑफिस दिल्ली है तो मुझे दिल्ली के रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन करना होगा. अगर मेरे ट्रेड यूनियन का ऑफिस मुंबई में है तो मैं मुंबई के, मतलब स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के स्टेट के रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन करूँगी. कैन अपॉइंट एज एंड द थिंग इज, उसके अलावा ये जो रजिस्ट्रार होगा, एक रजिस्ट्रार से काम नहीं होगा. हर एक स्टेट में डिपेंडिंग अपॉन दी वर्कलोड, गवर्नमेंट में अपॉइंट एडिशनल रजिस्ट्रार्स, डेप्यूटी रजिस्ट्रार्स, असिस्टेंट रजिस्ट्रार्स ऑफ ट्रेड यूनियंस के जो वर्कलोड है वो डिवाइड हो जाए, सो दैट अप्रूवल वहाँ से जाने के बाद मेजर जो अप्रूवल है वो एडिशनल रजिस्ट्रार से हो, फिर डेप्यूटी रजिस्ट्रार से हो, एंड देन जो मेन रजिस्ट्रार है, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार है, वो एप्लीकेशन ग्रांट करेगा टू गिव अ सर्टिफिकेट. नाउ इम्पॉर्टेंट वन टर्म, दैट इज ट्रेड डिस्प्यूट. अब बात ये है कि ट्रेड डिस्प्यूट होगा तो ही हम बात करेंगे उसको ठीक करने की. तो ट्रेड डिस्प्यूट का क्या है? मीन्स एनी डिस्प्यूट बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन. इट कुड बी एनी डिस्प्यूट बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कमैन, और बिटवीन वर्कमैन एंड वर्कमैन, लोगों जो काम कर रहे हैं वर्कमैन के आपस में अगर कुछ प्रॉब्लम है, और वर्कमैन एंड द वर्कमैन फ्रॉम अदर इंडस्ट्री. वर्कमैन मीन्स ऑल पर्सन एम्प्लॉयड इन ट्रेड और इंडस्ट्री. सेम इंडस्ट्री के 2 वर्कमैन है तो उन लोगों में भी अगर कुछ क्लैशेस है तो इस चीज़ को हम ट्रेड डिस्प्यूट बोलेंगे. एंड ट्रेड यूनियन एक्ट शैल नॉट अफेक्ट. ट्रेड यूनियन एक्ट जो है वो किस पे लागू नहीं होगी, किस पे अप्लाई नहीं करेगी? एक तो जिनका ओन बिजनेस है, पार्टनर्स हु आर हैविंग देयर ओन बिजनेस, हैविंग एग्रीमेंट बिटवीन देमसेल्फ. अगर मेरा पार्टनरशिप है, मेरे फैमिली पार्टनरशिप है, या मेरा खुद का फ्रेंड के साथ पार्टनरशिप फर्म है, उस पर ट्रेड यूनियन एक्ट अप्लाई नहीं करेगी. मेरा स्टाफ जो है वो मिलके अपना ट्रेड यूनियन नहीं बना सकता, बिकॉज दिस इज़ अ पार्टनरशिप हैविंग आर ओन बिजनेस. हमारा कोई भी पब्लिक शेयर उसमें नहीं है. एग्रीमेंट बिटवीन एन एम्प्लॉयर एंड दोज एम्प्लॉयड बाय हिम एज सच एम्प्लॉयमेंट. ये जो पार्टनरशिप है उसमें मैंने जो भी लोगों को एम्प्लॉय किया है उनके ऊपर ट्रेड यूनियन एक्ट लागू नहीं होगा. एग्रीमेंट इन कंसिडरेशन ऑफ सेल ऑफ गुडविल.
कोई बिजनेस में सिर्फ गुडविल का सेल हो रहा है और ऐसा कोई प्रोफेशन है जहाँ पे हैंडीक्राफ्ट का सेल हो रहा है, ऐसे केसेस में, और ये पार्टनरशिप है, ऐसे केसेस में ट्रेड यूनियन एक्ट शैल नॉट अफेक्ट। नाउ ये एक बार क्वेश्चन आया था कि लेबर लॉ बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। ऑप्शंस आर सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर लेजिस्लेशन, environment regulation or consumer welfare. I won't waste time. The answer is socio-economic welfare legislation. तो इसका रीज़न है because labor law belong to category of socio-economic welfare legislations because these laws are enacted to regulate conditions of employment and create social and economic justice for workers, नॉट टू एड्रेस द मैटर्स ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। अब नेशनल सिक्योरिटी की बात नहीं है इसमें, तो इसीलिए जो ऑप्शंस है हम लोग को 4 ऑप्शन से अगर कंपेयर भी करेंगे ना, अगर आपको ये लेबर लॉ के बारे में नहीं भी पता होता तो जनरली भी कोई लेमैन भी ये गेस कर पाएगा कि दिस इज द आंसर। इसका जो ऑप्शन है वो बी होगा, सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर लेजिस्लेशन, बिकॉज इट हैज़ नथिंग टू डू विथ एनवायरमेंट, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ कंज्यूमर वेलफेयर, इट हैज़ नथिंग टू डू विथ सिक्योरिटी ऑफ स्टेट। तो ऑप्शन बचता यही है वैसे तो, ये सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर लेजिस्लेशन। जो सोशल इकोनॉमिक वेलफेयर है, जो हमने स्टार्टिंग में डेफिनेशन भी देखा था कि सोशल है, इकोनॉमिक है, साइकोलॉजिकल है, पॉलिटिकल है। तो लेबर लॉ प्रोवाइड लीगल फ्रेमवर्क that define the right and obligation of employees, employers, trade union. लेबर लॉ में सबका एक्चुअली लेबर लॉ वाइडर कंसेप्ट है। लेबर लॉ के अंदर ट्रेड यूनियन आता है, क्योंकि लेबर लॉ है तब तो ट्रेड यूनियन की ज़रूरत पड़ी ना। लेबर लॉ यही बोलता है कि राइट एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स, एम्प्लॉयज़ एंड ट्रेड यूनियंस। तो ट्रेड यूनियन का बर्थ ही तब हुआ जब लेबर लॉ आया है। तो लेबर लॉ जो है इज़ अ वाइडर टर्म देन द ट्रेड यूनियन। नाउ एक और बार ये क्वेश्चन आया था जो मैंने स्टार्टिंग में बताया, डेफिनेशन ऑफ ट्रेड यूनियन वाज गिवन बाय, तो ऑप्शंस है उसमें लुडविग टेलर, जॉन डनलॉप, सिडनी एंड वेब, अलेक्जेंडर। तो हमने पढ़ा था हाँ जी, तो इट्स सिडनी एंड वेब, MCQ में आया था। नाउ एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। एवरी एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड यूनियन शैल बी मेड टू रजिस्ट्रार and shall be accompanied by the copy of rules and statement। जो स्टेटमेंट उसको देनी है रजिस्ट्रार को एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन ऑफ ट्रेड यूनियन, उसमें क्या क्या होगा फटाफट देख लेते हैं। नेम, ऑक्यूपेशन एंड एड्रेसेस ऑफ मेंबर्स, जो भी उसके मेंबर्स हैं उनका नाम, एड्रेस, सब डिटेल्स। प्लेस ऑफ वर्क ऑफ मेंबर्स इन केस ऑफ ट्रेड यूनियन ऑफ वर्कमैन, जो वर्कमैन है अलग अलग जगह पे काम करें, अलग अलग साइट्स है, तो सबका प्लेस ऑफ वर्क पता होना चाहिए कि इतने मेंबर्स जो है इस साइट पे काम करते हैं, इतने मेंबर्स है इस फैक्ट्री में काम करते हैं, ऐसा। नेम ऑफ ट्रेड यूनियन, आपने ट्रेड यूनियन का नाम क्या रखा है, जैसे मद्रास यूनियन, कुछ भी जो भी नाम रखना है। एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस, एड्रेस ऑफ हेड ऑफिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज जहाँ पे आपका हेड ऑफिस है उसी रजिस्ट्रार में आप एप्लीकेशन करोगे। द टाइटल ऑफ ऑफिस बेयरर्स अलॉन्ग विथ द नेम, एज एंड एड्रेस। अब मेंबर अलग है, ऑफिस बेयरर्स अलग हैं, मेंबर्स सब होंगे ट्रेड यूनियन के। ऑफिस बेयरर कौन होंगे, जो काम करेंगे। जैसे एक पर्टिकुलर सोसाइटी में होता है, कोई भी सोसाइटी में जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे मेंबर्स सब हैं, बट ऑफिस बेयरर्स उनमें से ही कुछ लोग होंगे जो ऑफिस बेयर करेंगे, जो ऑफिसर्स होंगे, जो एग्जीक्यूटिव होंगे। कोई ट्रेजरर होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई चेयरमैन होगा। तो वैसे ही यूनियन में भी वैसे ही है, मेंबर्स सब होंगे बट ऑफिस बेयरर्स जो होंगे वो अलग होंगे। तो ऑफिस बेयरर्स जो है उनके भी डिटेल देने हैं, नेम, एज, एड्रेस। अब इसमें फ़र्क इतना है कि हमारी सोसाइटियों में ऐसा होता है कि ऑफिस बेयरर जो होते हैं वो हमारी सोसाइटी से ही होते हैं, अमंग मेंबर्स ही होते हैं। लेकिन ट्रेड यूनियन में ये अलाउड है कि बाहर से भी आप ऑफिस बेयरर लेके आ सकते हो। कोई ऐसा बंदा है जो उस इंडस्ट्री को बिलोंग करता है, फॉर एग्जांपल कोई एक ट्रेड यूनियन जो है वो स्टील इंडस्ट्री का ट्रेड यूनियन है, तो कोई आप स्टील के एक्सपर्ट को लेके आ गए, कोई आप एडवोकेट को लेके आ गए, जिसको आपने ट्रेड यूनियन, आपने सोचा कि अपना ही अगर लीगल कंसल्टेंट हो ऑफिस बेयरर तो अपने को ईजी हो जाएगा, बाहर फीस नहीं देना पड़ेगा, इंस्टेड उनको ही फीस दे सकते हैं, क्योंकि ऑफिस बेयरर को वैसे भी सैलरीज मिलती है फ्रॉम दिस ट्रेड यूनियन फंड। तो ट्रेड यूनियन के जो ऑफिस बेयरर्स होंगे वो बाहर से भी हो सकते हैं, नॉट नेसेसरीली कि मेंबर्स में से ही हो, उसके भी रूल्स हैं, वेलकम।
इफ़ ट्रेड यूनियन इज़ ऑलरेडी देयर फॉर मोर देन 1 ईयर, ऐसा हो सकता है कि कोई ट्रेड यूनियन ऑलरेडी 1 साल से है या 1 से ज़्यादा साल से है एग्जिस्टेंस में, बट उसका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, रजिस्ट्रेशन का एप्लीकेशन ही नहीं हुआ है। पहली बात तो उसको जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन करना चाहिए अलॉन्ग विद द पेनल्टी फीस, और इट हैज़ टू गिव द स्टेटमेंट ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, जो भी एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ का स्टेटमेंट है वो देना पड़ेगा, बिकॉज विदाउट दैट इट विल नॉट बी एक्सेप्टेड। रीज़न बीइंग कि वो पहले से ही है, वो एग्जिस्टेंस में पहले से ही है। नाउ स्टेटमेंट ऑफ प्रोविजंस रूल्स, उसमें क्या होगा, मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेड यूनियन होगा जब आप एप्लीकेशन करोगे रजिस्ट्रेशन के लिए, उसमें आपका ट्रेड यूनियन का मेन ऑब्जेक्ट क्या है, द होल ऑफ पर्पस फॉर विच द जनरल फंड्स, अभी जनरल फंड का डेफिनेशन अलग से आएगा, वो हम करेंगे कि जनरल फंड को आप कहाँ यूज़ करोगे, आप किस लिए फंड रेज करोगे, वो डिटेल देना होता है। लिस्ट ऑफ मेंबर्स देना होता है, देयर फैसिलिटीज फॉर इंस्पेक्शन, अब मेंबर्स आर अलाउड टू कम एंड इंस्पेक्ट द बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड एवरी अदर बुक, जो भी कोई बुक्स है ट्रेड यूनियन के, हर मेंबर को राइट है कि वो जाके वो इंस्पेक्ट कर सकता है। तो उसमें क्या क्या फैसिलिटीज़ उनको दी है, कौन से बुक्स उनको इंस्पेक्ट करने के लिए अलाउड है, कौन से दिन पे कौन से टाइमिंग पे वो इंस्पेक्ट कर सकते हैं। द पेमेंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन बाय मेंबर्स, अब ये एक इम्पॉर्टेंट है कि मेंबर्स को मिनिमम फीस भरनी पड़ती है टू बी अ मेंबर इन अ ट्रेड यूनियन, जो बहुत नेग्लिजिबल है। शल नॉट बी लेस देन, मतलब मिनिमम इतना तो होना चाहिए, साल में 1 रुपया, 1 रुपी पर एनम फॉर रूरल वर्कर्स, जो रूरल वर्कर्स हैं उनके लिए 1 रुपी, फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर, रूरल वर्कर के अलावा अर्बन एरिया में अनऑर्गेनाइज कोई भी सेक्टर है तो उनको ₹3, और अगर ऑर्गेनाइज सेक्टर है, प्रॉपर ट्रेड यूनियन है, रजिस्टर्ड सब कुछ है, रजिस्टर्ड इन द सेंस फ्रेमवर्क को फॉलो करती है, रजिस्टर्ड तो सभी होंगे तो ही वो मेंबरशिप फीस भरेंगे, बट जो प्रॉपर फ्रेमवर्क में काम करती है उनके लिए 12 रुपीज़ पर एनम फॉर वर्कर्स। तो द कंडीशंस अंडर विच एनी मेंबर शैल बी एंटाइटल टू एनी बेनिफिट और एनी फाइन, ऐसा कुछ भी है अगर, वो सारे कंडीशंस भी आपको एप्लीकेशन में देने हैं फॉर रजिस्ट्रेशन, के मेंबर्स को कब फाइन लगेगा, कब उनको बेनिफिट मिलेगा, क्या फ़ाइन लग सकता है, क्या गलती करेंगे तो मेंबर्स को फाइन लगेगा, द मैनर इन विच रूल्स कैन बी अमेंडेड और रेसेंडेड, रेसेंडेड मतलब डिलीट, ऐसी कौन सी कंडीशन है जब आप मैम जो रूल्स है उसको डिलीट करेंगे, उसको अमेंड करेंगे, उसको अल्टर करेंगे, जो भी कंडीशंस है वो आपको रजिस्ट्रार को एप्लीकेशन के टाइम पे देना है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ योर ट्रेड यूनियन। द मैनर ऑफ इलेक्शन, अब इसमें भी इलेक्शन का मैनर होता है, मतलब जो भी आपके ऑफिस बेरर्स हैं अमंग द मेंबर, जो आप ऑफिस बेरर इलेक्ट करोगे, वो जो ऑफिस बेरर्स हैं नॉट मोर देन 3 years, ऑफिस का जो टर्म होगा उनका 3 साल से ज़्यादा नहीं होगा। और द मैनर ऑफ डिसोल्यूशन, कभी ऐसा हुआ कि आपको ट्रेड यूनियन डिसॉल्व करना है, इसके लिए भी आगे आएगा कि डिसॉल्व क्यों करना है और क्यों होता है। तो अगर ट्रेड यूनियन डिसॉल्व करना है तो उसका मैनर क्या होगा, वो भी आपको इस फॉर्म में ड्यूरिंग एप्लीकेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन देना है। अब कैंसिलेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन आता है सेक्शन 10 में, वो कब होगा, इफ़ डन बाय रजिस्ट्रार, अगर रजिस्ट्रार ने किया आपका कैंसलेशन, क्यों कैंसिल करेगा, आपने कुछ गलत किया है, आपने कुछ रूल फॉलो नहीं किया है, प्रॉपर एप्लीकेशन नहीं किया है, कोई भी कंडीशन हो सकती है, वो अगर कैंसिल करेंगे तो वो आपको 2 महीने का नोटिस देंगे बिफोर कैंसिलेशन, विथ अ रीज़न कि ये रीज़न है, आपको ये डेफिशिएंसी है, आपको करेक्ट करना है तो करो, और एल्स आपका जो लाइसेंस है, आपका जो ट्रेड यूनियन रजिस्ट्रेशन है सर्टिफिकेट, वो कैंसिल होगा। तो ट्रेड यूनियन कैंसिल, ये तो जब रजिस्ट्रार करेगा, आप खुद भी आपका ट्रेड यूनियन कैंसिल कर सकते हो, उसके लिए आपको 75% मेजॉरिटी चाहिए, आपके जितने भी मेंबर्स हैं उनके 75% लोग एग्री कर रहे हैं कि ये ट्रेड यूनियन कैंसिल करनी है, तो कैंसिल करो, सब लोग एप्लीकेशन डालो, 75% मेंबर्स का अटेंडेंस एक्सेप्टेंस जो कोरम है वो होना चाहिए मीटिंग में, और वो साइन करके दे देंगे तो हो जाएगा। नाउ सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन जो मिलेगा ट्रेड यूनियन को वो अंडर सेक्शन 9 मिलेगा, उसके लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, वो सर्टिफिकेट के फॉर्मेट का कोई क्वेश्चन नहीं आता है। मिनिमम रिक्वायरमेंट अबाउट मेंबरशिप जो है वो सेक्शन 9A में आता है, 9 टॉक्स अबाउट सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, 9A टॉक्स अबाउट मेंबरशिप, तो वो हमने ऑलरेडी पढ़ा कि 7 मेंबर्स एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन
और नॉट लेस देन 10% और 100 whichever is less, not less than 10% of total members और 100 whichever is less, इतने लोग चाहिए आपको ट्रेड यूनियन के लिए. नाउ अपील कम्स अंडर सेक्शन 11. अपील फॉर रिफ्यूजल टू रजिस्टर ट्रेड यूनियन बाय रजिस्ट्रार. अगर आपको अपील में जाना है तो डायरेक्ट आप हाई कोर्ट में नहीं जाओगे. अगर आप स्टेट में हो तो आप स्टेट जो आपकी स्टेट में कोर्ट होगा, लोकल कोर्ट होगा, उसमें जाओगे. वहाँ से आपको सेटिस्फैक्टरी आंसर नहीं मिला है तो आप हायर अथॉरिटी में अपील करोगे, दैट इज़ आप हाई कोर्ट में जाओगे. विद इन 60 days ऑफ सच रिजेक्टेड एप्लीकेशन. अगर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हुआ है और आप उससे सहमत नहीं हो कि जो भी कंडीशंस है वो उसके हिसाब से भी मेरा रजिस्ट्रेशन होना चाहिए. ऑब्वियसली आपका अगर एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगा, रिजेक्ट होगा, तो आपको पता चलेगा कि क्यों रिफ्यूज़ हुआ है, उसके कंडीशंस दिए होंगे. बट अगर आपको अपील में जाना है तो हायर अथॉरिटीज़ हाई कोर्ट, जहाँ पे आपको 60 days के अंदर जाना है. 60 days ऑफ एप्लीकेशन रिजेक्शन डेट. नाउ सेक्शन 12, हम लाइन से ही आ रहे हैं, 10, 11, 12. तो सेक्शन 12 टॉक्स अबाउट रजिस्टर्ड ऑफिस. रजिस्टर्ड ऑफिस का अगर चेंज हुआ है, आपका एड्रेस चेंज हुआ है, ईमेल आईडी चेंज हुआ है, कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस जीएसटी में चेंज हुआ है, वो सब आपको इंटीमेशन करना है रजिस्ट्रार को विद इन 14 days ऑफ सच चेंज. एक दिन भी एक्स्ट्रा आपने चेंज में टाइम लगाया तो इधर आपको पेनल्टी लगेगी या फिर आपका जो सर्टिफिकेट है वो कैंसिल हो सकता है. तो आपको विद इन 14 days आपको इंटीमेट करना है अथॉरिटी को, रजिस्ट्रार को, कि हमारा एड्रेस चेंज हो चुका है. इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन. सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट इनकॉर्पोरेशन. मतलब कि ट्रेड यूनियन का भी अपना एक कॉमन सील होगा, वो एक आर्टिफिशियल पर्सन है, वो आप पे केस कर सकता है और उसके ऊपर भी आप केस कर सकते हो. तो वो उसका इनकॉर्पोरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन का जो ये है सेक्शन 13 है. नाउ सेक्शन 14 टॉक अबाउट एक्ट नॉट एप्लीकेबल टू ट्रेड यूनियन. ट्रेड यूनियन पे कौन से एक्ट एप्लीकेबल नहीं होंगे, जैसे कि कंपनीज एक्ट. कंपनीज एक्ट 1956 इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा. सोसाइटीज़ एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा. कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ एक्ट इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा. ये 3 एप्लीकेबल नहीं होंगे, कंपनीज एक्ट, सोसाइटीज़ एक्ट, कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटीज़ एक्ट. और अभी ये 1/3 ऑफ ऑफिस बेरर्स ऑफ ट्रेड यूनियन कैन बी फ्रॉम आउटसाइड. ये मैंने आपको पहले ही बताया कि ज़रूरी नहीं है कि सारे ऑफिस बेरर्स है, जो भी उसके चेयरमैन है, सेक्रेटरी है, एग्जीक्यूटिव है, कोई भी जो उसमें ट्रेड यूनियन में ऑफिसर्स हैं अदर देन मेंबर्स, वो जो है वो आउटसाइड बाहर के हो सकते हैं या एक्स एम्प्लॉयज़ भी हो सकते हैं जो पहले यहाँ पे काम करके गए हैं उस कंपनी में, तो वो भी हो सकते हैं. बट 1/3 और 5 टोटल मेंबर्स के 1/3, टोटल ऑफिस बेयरर्स के 1/3 और 5 whichever is less shall come from outside. तो अगर 9 है तो 3 या 5, कम क्या है तो 3, तो 3 मेंबर्स कैन कम फ्रॉम आउटसाइड एज अ ऑफिस बेयरर्स. बाकी सब आपको इंटरनली ही लेने हैं, जो इंटरनल मेंबर है उसमें से ही लेने हैं. तो इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर. नाउ सेक्शन 15 टॉक अबाउट जनरल फंड्स. जो हमने पढ़ा कि रजिस्ट्रार को जब हम एप्लीकेशन करते हैं रजिस्ट्रेशन की, तब हमको बताना होता है कि जनरल फंड्स हम कहाँ कहाँ यूज़ करेंगे और जनरल फंड्स का जो स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा. तो जनरल फंड क्या है, सेक्शन 15 बताता है जनरल फंड शुड नॉट बी मिक्स्ड विथ दी पॉलिटिकल फंड. 2 तरह के फंड होते हैं ट्रेड यूनियन में. एक जनरल फंड सेपरेट है बिकॉज members cannot be compelled to contribute to political fund. आप कंपल्शन नहीं डाल सकते हो मेंबर्स को कि आप पॉलिटिकल फंड दो, बट जनरल फंड सब लोग देंगे, जो फीस देंगे या कुछ और देंगे, कंट्रीब्यूट करेंगे आपस में, तो वो जनरल फंड में जाएगा. बाकी पॉलिटिकल फंड जो है वो अलग है, वो आगे आएगा इसके नेक्स्ट सेक्शन में, सेक्शन 16 में. अब फिलहाल सेक्शन 15 टॉक अबाउट जनरल फंड्स. द मेंबर्स हु डू नॉट कंट्रीब्यूट टू पॉलिटिकल फंड कैन नॉट बी डिनाइड एनी बेनिफिट्स. हम ये नहीं बोल सकते कि आप लोग पॉलिटिकल फंड नहीं दे रहे हो तो आपको ये फैसिलिटीज़ नहीं मिलेगी. फैसिलिटीज़ सबको सेम मिलेंगी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ वेदर दे आर कंट्रीब्यूटिंग टूवर्ड्स पॉलिटिकल फंड और नॉट. जनरल फंड में कंट्रीब्यूट करना है उनको, लेकिन पॉलिटिकल फंड में कंपलसरी नहीं है. तो जनरल फंड जो आएगा, चलो कंट्रीब्यूट करेंगे,
या डोनेशन मिलेगी या कुछ भी होगा, लेकिन उसको स्पेंड कहाँ करना है उसके लिए रूल है, वो पेमेंट ऑफ सैलरीज। अब ये जो ऑफिस बेरर होंगे 1/3 बाहर से होंगे जो लोग, या एक्स एम्प्लॉयज़ होंगे, या कोई चेयरमैन है, कोई ट्रस्टी है, जो भी कोई ऑफिस बेरर्स हैं अदर देन मेंबर्स, मेंबर्स को कोई सैलरी नहीं मिलती, बट जो ऑफिस बेरर्स को सैलरी मिलेगी उनको अलाउंसेस मिलेंगी, उनके कुछ खर्चे होंगे, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस होंगे, कन्वेंसेस होंगे, जो भी कुछ खर्चे होंगे वो जनरल फंड में से जाएगा। एक्सपेंसेस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ऑडिट कराना है, अकाउंटिंग करना है, कोई अकाउंटेंट रखना है, वो भी जनरल फंड में से जाएगा। लीगल प्रोसीडिंग, अगर कभी ज़रूरत पड़ी ट्रेड यूनियन को लीगल प्रोसीडिंग करने की, लीगल एडवाइज़र हायर करने की, या कोर्ट रिलेटेड एक्सपेंसेस जो है वो सब भी जनरल फंड में जाएगा। कंडक्ट ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड यूनियन, अगर कभी ट्रेड डिस्प्यूट कंडक्ट करना है, कहीं पे प्रोटेस्ट करना है, कहीं पे मेंबर्स को कॉम्पेंसेशन देना है, कोई मेंबर एक्सपायर हो गया है, डेथ हो गई है, किसी के फैमिली मेंबर के मेन अर्निंग मेंबर की डेथ हो गई है, किसी का एक्सीडेंट हो गया है, ओल्ड एज है, कोई कुछ भी ऐसा है, तो उसमें जनरल फंड में से वो पैसा जाएगा। पॉलिसीज़ ऑफ लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरना है मेंबर्स के लिए एंड ऑफिस बेरर्स के लिए, तो वो भी जनरल फंड से जाएगा। एजुकेशनल, रिलीजियस एंड सोशल बेनिफिट्स ऑफ मेंबर्स, अगर इफ़ एनी, कोई लोगों ने बनाया है कि सबके एजुकेशन, अगर कोई वीकर सेक्शन से आ रहा है तो उसके लिए अगर फंड अलॉट कर रहे हैं सब लोग मीटिंग करके, बोर्ड रिजोल्यूशन करके, या आपस में मेजॉरिटी से डिसाइड करके, तो वो भी जो कंट्रीब्यूशन होगा वो जनरल फंड से जाएगा। और कोई टेक्निकल रिसर्च करनी है उनको, कोई और कुछ कोई प्रोडक्ट है, कोई ऐसा उनका इंडस्ट्री है जिसके लिए उनको एक्सपर्ट्स की ज़रूरत है, तो वैसे केसेस में भी जनरल फंड से वो पैसा जाएगा। दिस वाज सेक्शन 15 जनरल फंड्स। नाउ सेक्शन 16 टॉक अबाउट पॉलिटिकल फंड। तो सेपरेट फंड फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, बेसिकली फॉर प्रमोशन ऑफ सिविक एंड पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ इट्स मेंबर्स। इसमें क्या होगा, पेमेंट फॉर इलेक्शन एज मेंबर ऑफ लेजिस्लेशन, आपका कोई मेंबर लेजिस्लेशन में या लोकल अथॉरिटी में इलेक्शन में है, उसके लिए आप कुछ एडवर्टाइज कर रहे हो, कोई मीटिंग रख रहे हो, आपस में उसका कोई लिटरेचर बांट रहे हो, कोई उसके पैम्पलेट्स दे रहे हो, तो ऐसा अपने कैंडिडेट को सपोर्ट करने के लिए, उसके इलेक्शन को सपोर्ट करने के लिए जो भी फंड आप यूज़ करते हो वो पॉलिटिकल फंड से आता है। एंड पॉलिटिकल फंड कम्स अंडर सेक्शन 16। तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फंड्स इन ट्रेड यूनियन, general fund and political fund. Now section 17 talk about immunities against criminal conspiracy in trade dispute. अभी ये क्या है कि क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के अगेंस्ट इम्यूनिटी मिलती है, इम्यूनिटी मिलती है, ताकत मिलती है, किसको, मेंबर्स को। कैसे मिलती है, अदरवाइज अगर कोई मेंबर जाके किसी को अकेले जाके, मैं अगर किसी की इंसल्ट करूँगी, किसी ऑफिस के बाहर जाके उनका नाम बदनाम करूँगी, तो ऑब्वियसली मैंने वो टॉर्ट किया है, मैंने रॉन्ग किया है, तो मेरे अगेंस्ट जो सिविल क्राइम है वो बनता है, सॉरी सिविल केस है वो बनता है, या फिर क्रिमिनल भी बोल सकते हैं आप उसको, डिफेमेशन है तो क्रिमिनल भी बन सकता है केस। बट अगर मैं एज अ कलेक्टिव जा रही हूँ, मतलब अपनी यूनियन के साथ जा रही हूँ, तो फिर मुझ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेंसी नहीं लगेगी। तो मतलब मुझे इम्यूनिटी मिल रही है एज अ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, उसके मेंबर्स जो है उनको कोई इंडिविजुअली हाथ नहीं उठा सकता, उनको कोई इंडिविजुअली ब्लेम नहीं कर सकता, because they are acting as a collective body, trade union. An agreement to do an illegal act is a criminal offense. अगर कोई illegal act है तो वो criminal offense है under criminal law according to IPC. When 2 or more persons agree to do or cause to be done an illegal act or an act which is not illegal by illegal means, such an agreement is known as criminal conspiracy. क्रिमिनल षड्यंत्र जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलते हैं। दिस वाज द डेफिनेशन ऑफ क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, कि 2 और ज़्यादा लोग मिलकर अगर कोई प्लान कर रहे हैं, कोई इलीगल चीज़ प्लान कर रहे हैं, तो उसको क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी बोलेंगे। तो सेक्शन 17 गिव्स प्रोटेक्शन टू द ऑफिस बेरर एंड मेंबर्स ऑफ ट्रेड यूनियन इफ देयर जनरल फंड्स आर मिसयूज्ड फॉर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी। अगर उन ये जो जनरल फंड है वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, मतलब कहीं प्रोटेस्ट करने के लिए यूज़ हुआ, कहीं कुछ और ऐसा यूज़ हुआ, और जो होता है इन रियल केसेस, तो ऑफिस बेरर्स एंड मेंबर्स आर गिवन इम्यूनिटी अगेंस्ट द क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी
इन केस ऑफ ट्रेड डिस्प्यूट्स है अगर, बट दे इफ दे एग्री टू कमिट एन ऑफेंस, अगर वो खुद ही एग्री करेंगे ऑफेंस के लिए कि हाँ मतलब किसी से जानबूझ के वो लोग ऐसा कर रहे हैं, टू किसी से कुछ उनका पर्सनल बदला लेना है और कुछ जनरल फंड यूज़ करके उस किसी ऑफिस के बाहर धरना दे रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनको डिफेम कर रहे हैं, तो ऐसे केसेस में उनकी जो इम्यूनिटी है वो डिसअपियर हो जाएगी, उनको फिर ये फ़ायदा नहीं होगा जो उनको कलेक्टिव मिल रहा था. इफ़ द ट्रेड यूनियन डू स्ट्राइक या पिकेटिंग, पिकेटिंग मैंने बताया प्रोटेस्ट, इफ द ट्रेड यूनियन डू स्ट्राइक पिकेटिंग एट शॉप और अ फैक्ट्री सो दैट ही शुड नॉट डील विद कस्टमर्स, वो जानबूझ के ऐसे करेंगे ताकि वो अपने कस्टमर से डील ना कर पाए, उनका नाम खराब हो, वो एम्प्लॉयज़ के साथ ऐसा करते हैं, उनको ग्रेचुटी नहीं देते हैं, उनको पीएफ नहीं देते, कुछ भी वॉट एवर उनका जो भी रीज़न होगा, एंड इट इज़ इन नेचर ऑफ इंटरफियरेंस विथ ट्रेड और बिजनेस ऑफ एम्प्लॉयर. These act when done collectively or in combination by a number of workers would be a conspiracy. दो ये conspiracy होगी, so provision is made to give protection against prosecutors for criminal conspiracy. तो ये जो प्रोविज़न है वो इसीलिए ही बना है कि जो ऑफिस बेरर है ट्रेड यूनियन के, उन पे इंडिविजुअली कोई ब्लेम ना आए, अगर आए तो ट्रेड यूनियन पे आएगा, क्योंकि ट्रेड यूनियन एक आर्टिफिशियल पर्सन है, हम लोगों ने देखा था वो सेक्शन 13 में. इट कैन बी स्यूड एंड इट कैन स्यू ऑल्सो. तो प्रोटेक्शन डज नॉट एक्सटेंड अगेंस्ट एन एक्शन फॉर डिफेमेशन. अगर आपने कुछ अननेसेसरीली किसी को थ्रेटन किया, वायलेंस किया, तो आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा. तो आप ये बेनिफिट जो है जिसको हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी अगेन क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, वो नहीं मिलेगा. और एक इम्यूनिटी है सेक्शन 18 में, दिस वाज सेक्शन 17, हम लाइन से ही जा रहे हैं. सेक्शन 18 इम्यूनिटी फ्रॉम सिविल सूट इन सर्टन केसेस. इफ एनी एजेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन डज एनी टॉट, कोई गलत काम कोई कर रहा है, एनी एजेंट ऑफ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन, एजेंट, हाँ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन का कोई एजेंट अगर ऐसा कर रहा है, तो द ट्रेड यूनियन विल नॉट बी लाइबल इन एनी सूट और अदर लीगल प्रोसीडिंग इन सिविल कोर्ट. सच इम्यूनिटी इज अवेलेबल ओनली व्हेन एजेंट, अगर वो एजेंट ऐसा काम कर रहा है विदाउट नॉलेज ऑफ एग्जीक्यूटिव, विदाउट नॉलेज टू एग्जीक्यूटिव ऑफ ट्रेड यूनियन, मतलब जो ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर्स हैं उनको पता ही नहीं है, वो एजेंट अपने हिसाब से ट्रेड यूनियन के नाम पे गलत काम कर रहा है या कोई भी ऐसा काम कर रहा है जिसके वजह से उसको सिविल सूट हो सकता है उसके ऊपर. तो उस केस में ट्रेड यूनियन को ये बेनिफिट है, इम्यूनिटी है कि उनके ऊपर सिविल सूट नहीं होगा अगर वो एजेंट अपने हिसाब से विदाउट गिविंग नॉलेज टू दी पर्टिकुलर ऑफिसर, अगर वो नहीं उसको बताया ही नहीं है, ट्रेड यूनियन को पता ही नहीं है, उनके नॉलेज के बिना ही ये काम कर रहा है, तो इस केस में ट्रेड यूनियन की ऑफकोर्स कोई गलती नहीं है, तो ट्रेड यूनियन को वो इम्यूनिटी है. कॉन्ट्ररी टू इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय एग्जीक्यूटिव, ट्रेड यूनियन के एग्जीक्यूटिव ने जो इंस्ट्रक्शन दिए हैं उसको फॉलो किए बिना वो अपने हिसाब से, एजेंट अपने हिसाब से एक्ट कर रहा है और वो टॉर्टियस एक्ट कर रहा है, टॉर्ट कर रहा है, रॉन्ग कर रहा है, इन दैट केसेस जो सिविल सूट होगा वो उस एजेंट पे होगा. दो वो खुद को रिप्रेजेंट कर रहा है एज अ ट्रेड यूनियन ओनली, वो ट्रेड यूनियन का एजेंट ही बता रहा है खुद को, बट ट्रेड यूनियन पे कोई सिविल सूट नहीं होगा. नाउ सेक्शन 19 एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट. एग्रीमेंट बिटवीन मेंबर्स ऑफ registered trade union will not be void or voidable merely because any object in agreement as per law for the time being in force. अभी एनफोर्सेबिलिटी ऑफ एग्रीमेंट सेक्शन 19 ये बोलता है कि मेंबर्स ने आपस में कोई भी एग्रीमेंट जो किया है वो एग्रीमेंट जो है वो वॉइड या वॉइडेबल नहीं होगा, मतलब ना ही वो रॉन्ग होगा और ना ही उसको कोई वॉइडेबल कर सकता है, मतलब अननेसेसरीली वन कैन नॉट कैंसल दैट एग्रीमेंट, जो एग्रीमेंट रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन के मेंबर्स ने बनाया है. सेक्शन 20 राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ ट्रेड यूनियन. अभी हमने ये पढ़ा था उसमें कि ट्रेड यूनियन के जो बुक्स हैं वो इंस्पेक्शन के लिए ऑफिस बेरर्स और मेंबर्स कभी आ सकते हैं, तो ऑब्वियसली बुक्स होंगे तो ही वो इंस्पेक्ट होंगे, तो ये इंस्पेक्शन का जो राइट है वो कम्स अंडर सेक्शन 20. तो एनी ऑफिस बेरर और मेंबर हैव दिस राइट to inspect the books of accounts, list of members, addresses of members,
members, whatever details if they want. Now section 21, right of minor to be member of trade union. अभी इसमें एक ट्विस्ट है. एक 15 ईयर्स से बड़ा 15 ईयर्स प्लस पर्सन कैन बिकम अ मेंबर एंड एंजॉय ऑल राइट्स ऑफ अ मेंबर. बट ऑफिस बेरर बनना है, दो चीज़ें हैं, या वो मेंबर बनेगा, ऑफिस बेरर बनेगा. मेंबर बनना है ना तो 15 ईयर्स प्लस का इंसान उसका मेंबर बन सकता है. बट अगर ऑफिस बेरर बनना है तो उसके लिए ही मस्ट बी 18 और 18 प्लस. और वो जो है वो यस प्लीज अनमोल, आपको कुछ बोलना है? यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ. एनीवेज लेट मी कंप्लीट. तो 21A क्या बोलता है कि अगर आपको ऑफिस बेरर बनना है ऑफ अ ट्रेड यूनियन तो उसके लिए आप 18 प्लस होने चाहिए और नॉट सेंटेंस टू इम्प्रिजनमेंट फॉर द पीरियड ऑफ 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ दैट एप्लीकेशन. फॉर एग्जाम्पल आपने एप्लीकेशन किया है, उसके 5 साल पहले तक आप इम्प्रिजनमेंट में नहीं गए हो तो ही आप ऑफिस बेरर बन सकते हो. मतलब 5 साल पहले, 10 साल पहले अगर आप जेल में जाके आए हो तो भी आप ऑफिस बेरर बन सकते हो. लेकिन 3 साल पहले अगर आप जेल में जाके आए हो तो आप ऑफिस बेरर नहीं बन सकते हो. और ऑफकोर्स 18 ईयर्स प्लस तो है ही. तो सेक्शन 21 और 21A. 21 टॉक अबाउट राइट ऑफ माइनर्स टू बी अ मेंबर ऑफ अ ट्रेड यूनियन. 21A टॉक अबाउट डिसक्वालिफिकेशन ऑफ ऑफिस बेरर. जो यहाँ पे ऑफिस बेरर 21A टॉक अबाउट ऑफिस बेरर एंड 21 टॉक अबाउट मेंबर्स. सेक्शन आई मैम, थिंक. हाँ बोलिए बोलिए. सो सॉरी फॉर इंटरप्ट यू. नो, हाँ बट नो मैडम, वरीज. हम लोग सेक्शन भी याद करने पड़ेंगे क्या? हाँ करेंगे तो अच्छा ही है. ओके. याद जितना पड़ता है उतना अच्छा है. बट ह्यूमनली तो इतना पॉसिबल भी नहीं है. बट ट्राई टू डू, जी. बिकॉज हम लोग अगर लाइन से पढ़ेंगे ना तो आ जाएगा. अगर बीच बीच में कोई सेक्शन पढ़ेंगे तो नहीं आएगा. दैट्स व्हाई आई फ्रेम्ड इट कि हम लोग लाइन से कर रहे हैं. 9 से चालू किया, 9, 10, 11, तो वो सही होगा. तो जी आई विल हम, थैंक यू सो कंटिन्यू. मच. हाँ बिकॉज हमको कंप्लीट करना है एंड हमारे पास टाइम नहीं है. Now section 22 talk about proportion of office bearer to be connected with industry. अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर अगर होगा तो 50% ऑफ द सेम इंडस्ट्री जो उसके ऑफिस बेरर होंगे वो सेम इंडस्ट्री से होने चाहिए. अगर अनऑर्गेनाइज सेक्टर है तो एक्सेप्शन ये है, गवर्नमेंट में गिव स्पेशल और जनरल ऑर्डर. ऑब्वियसली गवर्नमेंट कभी भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन, ऑफिशियल गेजेट में दे के कोई भी नोटिफिकेशन दे सकती है कि अब से रूल चेंज होगा. वो तो हमेशा ही गवर्नमेंट के पास पावर है, वो किसी भी केस में अप्लीकेबल है. और अगर रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियंस है तो हमने वो पढ़ा है कि 1/3 और 5 आउटसाइड, जो आउटसाइड ऑफिस बेरर होंगे वो 1/3 होंगे और 5 विच एवर इज लेस जो बाहर से आके हमारे ट्रेड यूनियन के ऑफिस बेरर बन सकते हैं. नाउ सेक्शन 23 टॉक अबाउट अ रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन कैन चेंज इट्स नेम ओनली. कब चेंज नेम कर सकते हैं? जब उनकी 2/3 मेजॉरिटी हो, दैट इज 75% ऑफ देयर मेंबर्स एग्री कि ये नेम चेंज करना है और इसका जो नोटिस है वो रजिस्ट्रार को देना है. नाउ अमालगमेशन. अमालगमेशन मतलब ये एक्चुअली अमालगमेशन होता इसीलिए था कि लोग ट्रेड यूनियन सोचते थे कि हम लोग हमारी कंपनी का नाम चेंज करेंगे, रिकॉन्स्टिट्यूशन कर लेंगे, पैन नंबर चेंज हो जाएगा, सब चेंज हो जाएगा, अलग ही एंटिटी बन जाएगी तो हमारे ऊपर जो भी केसेस है वो विड्रॉ हो जाएंगे. बट ऐसा नहीं होता है. एज पर ट्रेड यूनियन एक्ट आपने अगर नेम चेंज किया है तो आपके राइट और ऑब्लिगेशन जो पहले के थे वो कंटिन्यू होंगे. रेंडर डिफेक्टिव एनी लीगल प्रोसीडिंग जो भी आपके पर है, अगेंस्ट लीगल प्रोसीडिंग चालू है वो चालू ही रहेंगी. लीगल प्रोसीडिंग विच माइट हैव बीन कंटिन्यूड और कमेंस्ड बाय द अर्लियर नेम, जो आपका फॉर्मर नेम था, पहले जो आपका नाम था ट्रेड यूनियन का, नाम चेंज करने से आप छूट नहीं जाओगे. इन शॉर्ट यही है. नाउ 27 टॉक अबाउट डिसोल्यूशन. अगर डिसॉल्व करना है तो आपको रजिस्ट्रार को नोटिस देना होगा. 14 डेज ऑफ डिसोल्यूशन, डिसॉल्व होने के 14 डेज के अंदर, डिसॉल्व हो गया उसके 14 डेज के अंदर आपको इंटीमेट करना है रजिस्ट्रार को.
और ये जो होगा डिसोल्यूशन वो मिनिमम 7 मेंबर्स साइन करेंगे और सेक्रेटरी जो होगा ट्रेड यूनियन का वो साइन करेगा. इट कैन बी डिसॉल्व बाय कंसेंट ऑफ ऑल मेंबर्स. ये डिसॉल्व सारे मेंबर्स मिलके सोचेंगे कि चलो डिसॉल्व करना है तो कर लेंगे उसको, और बाय कोर्ट ऑफ ऑर्डर. तो इसका एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है. आप केस पूरे सॉल्व करोगे, आपके ऊपर कुछ है, कुछ पेनल्टीज़ है, कुछ है, वो सब सॉल्व करके ही आप डिसॉल्व कर सकते हो. ऐसा नहीं कि अचानक से कोई भी, तो हर एक ट्रेड यूनियन स्टार्ट करेगी और डिसॉल्व करेगी. तो रजिस्ट्रार उसको अथॉरिटी देगा, अलाउ करेगा कि आप रिजॉल्व कर सकते हो, डिसॉल्व कर सकते हो. डिसॉल्व मतलब ख़त्म कर सकते हो. 28 टॉक अबाउट फाइलिंग रिटर्न्स. तो ट्रेड यूनियन हैज़ टू सेंड फॉलोइंग रिटर्न्स भेजने होते हैं 31 ऑफ दिसंबर को. जैसे नॉर्मली 31 मार्च के 31 दिसंबर को भेजने होते हैं. क्या रिटर्न फाइल करने होते हैं रजिस्ट्रार को. अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया ना रेगुलरली, तो भी आपको रजिस्ट्रार बोल सकता है कि आपका सर्टिफिकेट कैंसिल होगा. तो रिटर्न फाइल करना इंपॉर्टेंट है. रिटर्न फाइल यहाँ पे मैं इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल नहीं कर रही हूँ, रजिस्ट्रार को जो फाइल रिटर्न करने होते हैं वो. पर रजिस्ट्रार को जो रिटर्न फाइल करने होते हैं उसमें इनकम टैक्स रिटर्न भी आ जाता है कि आपको रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर ये सब देना है, ऑडिटेड एसेट एंड लाइबिलिटी का स्टेटमेंट देना है. फिर आपको अगर कोई आपके रूल में अल्ट्रेशन हुआ है, अमेंडमेंट हुआ है, वो आपको देना है. आपके ऑफिस बेरर में चेंज हुए हैं, आपने अपने मेंबर्स चेंज हुए हैं, ऑफिस बेरर चेंज हुए हैं, ये सारे जो स्टेटमेंट्स देने होते हैं उसको रिटर्न फाइलिंग बोलते हैं टू रजिस्ट्रार, जो आपको 31 दिसंबर के पहले पहले करना होता है. नाउ सेक्शन 29 टॉक अबाउट पावर टू मेक रेगुलेशन. अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को ये पावर है कि वो रेगुलेशन बनाए कि फ़ीस पेबल कितना होगा, ऑडिट क्या होगा, ऑडिट कौन करेगा, ऑडिटर को अपॉइंट कौन करेगा, उसकी फ़ीस कितनी होगी, ये सब. अब 2 ही सेक्शन बाकी. पब्लिकेशन ऑफ रेगुलेशन. सेक्शन 30 टॉक अबाउट ये जो रेगुलेशंस है उसके पब्लिकेशन कहाँ होगा. पब्लिकेशन कहाँ होता है, ऑफिशियल गेजेट में फॉर रेगुलेशंस. उसमें और सारे रेगुलेशंस होंगे जो भी इस एक्ट के अंदर आएंगे, दैट विल बी एनेक्टेड अंडर दिस एक्ट. ड्राफ्ट ऑफ रेगुलेशन प्रपोज्ड शैल बी कंसिडर्ड नॉट बी लेस देन 3 months फ्रॉम द डेट ऑन विच ड्राफ्ट ऑफ प्रपोज रेगुलेशन वॉज पब्लिश. जिस दिन भी नए रेगुलेशन आए हैं ऑफिशियल गेजेट में, तो आपको वो 3 महीने के अंदर अंदर एग्जीक्यूट करने हैं, कंसिडर करने हैं, अप्लाई करने हैं. 3 महीने का टाइम आपको मिलता है, विद इन 3 months. नाउ पेनल्टीज. सेक्शन 31 एंड 32 टॉक अबाउट पेनल्टीज. पेनल्टीज कब मिलेंगी आपको, कब आप पनिशेबल होगे. जैसे कि आपने नोटिस नहीं भेजे अपने मेंबर्स को, ऑफिस बेरर को, आपने स्टेटमेंट नहीं भेजी, स्टेटमेंट फाइल नहीं किया रजिस्ट्रार को, आपने डॉक्यूमेंट्स नहीं भेजे, फेलियर इन सेंडिंग डॉक्यूमेंट्स. एवरी मेंबर, अगर आपने ऐसा कुछ किया है, ये डिफ़ॉल्ट किया है, तो उस डिफ़ॉल्ट के लिए आपको 5 रुपीज़ भरना होता है. इसमें क्या होगा, जो ऑफिस बेरर होगा ना उसको ही 5 रुपीज़ भरना होगा. लेकिन अगर ऑफिस बेरर नहीं है, कोई भी पोजीशन, वो सीट वैकेंट है, तो सारे मेंबर्स को 5 रुपीज़ भरने होंगे. एंड 5 रुपीज़ विल बी ईच वीक ऑफ दैट डिफ़ॉल्ट. डिफ़ॉल्ट का जो पेनल्टी है वो 5 रुपीज़ है फॉर ईच वीक टू ऑल मेंबर्स, अगर ऑफिस बेरर नहीं है. अगर ऑफिस बेरर है तो खाली ऑफिस बेरर भरेगा. अ पर्सन हु विलफुली मेड द फॉल्स एंट्री. अगर किसी ने फॉल्स एंट्री की है, जनरल स्टेटमेंट में कुछ छुपाया है, ऐसा कुछ किया है, तो फिर उसको पनिशेबल होगा. उसको पनिशेबल भी होगा, प्लस उसको फाइन भी लगेगी. दैट विल बी नॉट मोर देन 500 रुपीज़. दैट्स इट, डन.